नमस्कार। मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भारतीय सेना के अपने कार्यकाल में कई पुरस्कार और कई मेडल से सम्मानित है। साथ ही में उन्होंने अपना योगदान यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी दिया है। 2017 में रिटायर होने के बाद 2018 में उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के एडवाइज़र के तौर पे काम करा और फिर 2019 में चंडीगढ़ एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त हुए। आज हम उनसे पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह से। आजकल की जो हालात बने हैं इसमें कोई एक चीज नहीं है। ये कोई ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उस जमीन के लिए किया जाए। इसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। कहीं पर यह है कि चीन को कोविड-19 के बाद इस बात का संज्ञान है कि उसका जो सॉफ्ट पावर का जो इमेज था वो तहस नहस हो चुका है। तो अब सॉफ्ट पावर को छोड़कर हार्ड पावर की तरफ जाना ही उसके लिए एक विकल्प बचा है। कहीं पर उसके दिमाग में ये भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जवाबदेही होगी और भारत उस जवाबदेही में चेयरमैन के तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो क्या ये भारत के ऊपर दबाव बनाने की एक कार्रवाई है? उसके दिमाग बिल्कुल। में ये बात चल रही है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी वो टूट रही है। बहुत सारे देश वहां से दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं और भारत भी उसमें एक बहुत बड़ा विकल्प है। चाइना की अर्थव्यवस्था में भारत का एक बहुत अहम किरदार है। भारत उसका बहुत बड़ा ग्राहक है, मार्केट है। अगर ये हमारा जो अभी अभियान चला है स्वावलंबन का या आत्मनिर्भरता का, अगर आत्मनिर्भरता का। ये वायरल हो गया तो वायरल होना डिफिकल्ट है, पर अगर हो गया वायरल तो इसका फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल। हुआवी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। तो कहीं पर चीन के अंदर कुछ बौखलाहट भी है। कहीं पर वो ये क्या करता है कि जब विश्व का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जैसे कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ उसके बाद 1962 का वॉर, तो वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है। जब कारगिल में हम लड़ रहे थे तो उसने पीछे से रोड़े बना दी और ऐसी हालात का इस्तेमाल करके क्या वो अपनी स्थिति अक्साई चीन के संदर्भ में और मजबूत कर रहा है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर सही तो अभी से नहीं दिए जा सकते। बिल्कुल सर, पर क्या अपन इसको ताइवान के साथ जोड़ के भी देखा जा सकता है इसको? ताइवान ताइवान हांगकांग, साउथ चाइना सी, हर जगह पे चाइना का जो भूमिका है वो बदल रही है। देखिए, डेंग जियाओपिंग ने एक बहुत अकल की बात की थी और मुझे बहुत दुख होता है कि उस सूझबूझ वाले आदमी को चाइना ने छोड़ दिया। हालांकि उससे हमारा और नुकसान हुआ। उसने बोला था हाइड योर शाइन, बाइड योर टाइम। अपनी चमक को छुपाओ, अपने वक्त का इंतजार करो और जानबूझकर कहीं पर लीडरशिप का रोल मत लो। अभी चीन उस राह पे चल रहा, शायद उसको 1 या 2 दशक और अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी थी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती तो, शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, ये चीजें वो करता, लेकिन कर नहीं पाया और उसने जल्दी दिखाई है। तो इसका कुछ खामियाजा तो चीन को भुगतना ही पड़े। सर, अगर हम 1962 को देखें और आज हम खुद को देखें तो हमें लगता है कितनी चीजें बदली है सर हमारी मिलिट्री को लेकर। सर, क्या आज हम इतने सशक्त हैं कि हम चीन के साथ लड़ सके, अगर ऐसा कुछ देखिए, संभावनाएं बनती है? 62 की बात को तो भूल ही जाना चाहिए। उसके बाद तो 67 में नाथुला और चोला में जो मुठभेड़ हुई
बिल्कुल उसमें सर। चीन से ज्यादा कैजुअलिटीज, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज। उसके बाद एक बार 1975 में पेट्रोल में कुछ मौसम खराब था, एक गोली चली, एक दो गोलियां चली, ऐसा हुआ। फिर 1987-88 में सोमद्रोंगचू हुआ, जिसमें कि एक साल तक दोनों देश एक दूसरे के सामने। लेकिन उसके बाद चीन ने अपनी जो फोर्सेस है उनको वहां से कम किया और हटाया। उसके बाद च्यूमर हुआ, देपसांग हुआ, और अभी हाल में डोलम या डोकलम हुआ, जिसमें कि 73 दिन तक एक 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 ऐसी स्थिति बनी रही, और उसके बाद चीन ने अपनी जो हालत थी उसको कम बदला और स्थिति पे काबू पाया। तो लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में वो सक्षमता नहीं है कि हम चीन से लड़ सके। हम लड़ना भी नहीं चाहते। एक्चुअली क्या है, हमारी सारी जो कैलकुलेशन है वो इस बात पे निर्भर है कि चीन हमला ही नहीं करेगा। हम सोचते हैं कि 2030 तक चीन जो आंतरिक जो उसकी अर्थव्यवस्था उसको सशक्त करेगा और उसके बाद ही सोचेगा कुछ ऐसा करना। लेकिन हुआ कुछ और ही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है हमारे पास विकल्प नहीं है। जैसे जो चीन कर रहा है उस तरह की कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। हमारे पास भी ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर अपनी क्लेम लाइन पर बैठ सकते हैं और वहां पर हम ज्यादा मजबूत है, ज्यादा सशक्त है। तो चीन के लिए हम मुश्किल पेश कर सकते हैं। और जो चीन जो कर रहा है ये सामरिक दृष्टि से बहुत अकलमंदी की बात नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि डोकलम में 73 दिन के बाद चीन ने अपनी स्थिति को कमजोर किया या उनको अपनी पीछे फोर्सेस, हटना पड़ा। पर ऐसा नहीं है। ये भी गलत बात है। चीन वहीं का वहीं है, लगभग वही पीछे हटा है। अच्छा। उस पर बहुत सारी चीजें बना ली, लेकिन उस बनाने की बहुत भारी पेनल्टी। देखिए चीन की जो बॉर्डर गार्डिंग थी या बॉर्डर मैनेजमेंट था वो रोविंग पेट्रोल सिस्टम पर था कि आप एक बेस के अंदर अपना बेस बनाओ और वहां से पेट्रोल बीडी रेजिमेंट की, बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट की जाती हैं और अपनी क्लेम लाइन के ऊपर अपना क्लेम बनाती हैं। वहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ी देर रुकती हैं और वापस आ जाती हैं। ये बहुत अच्छी नीति है एक सशक्त देश के लिए, ये अच्छी भी है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाता। भारत जमीन के ऊपर लगा हुआ है बहुत सारी जगह पे, एलएसी पे। लेकिन अब डोलम या डोकलम में क्या हुआ है, चीन को जमीन पे आकर लगना पड़ा। जमीन पर लगने की बहुत भारी पेनल्टी, उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, लोगों की हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, उसके ऊपर खर्चे बढ़ते हैं और आप जमीन के ऊपर कमिट हो जाते हैं। अगर आप ऐसी जमीन पे कमिट हो गए जो सामरिक दृष्टि से आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप एक कमजोर जगह पे बैठे। डोकलम या डोलम में बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसको 2-3 तरफ से डोमिनेट करते हैं। मैं उस इलाके में कोर अच्छा। कमांडर रहा हूं। तो ये ऐसी स्थिति में चले जाना एक बहुत अकल की बात नहीं है, एक अड़ियलपन है। अगर मैं चीन होता तो मैं पीछे चला जाता और ले ये नहीं करता कि, लेकिन चीन चीनी है। अब जो गलवान में कर रहा है वो भी एक ऐसी जगह है, आके बैठ गए यहाँ, बंकर बना लोगे, पर उस सर्दी में वहां रहना, उसकी लॉजिस्टिक्स कर लेना, उनको रीसप्लाई दे देना, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, और अचीव क्या कर रही है, क्या अचीव कर रही है, क्या कर लेना चाहती बिल्कुल। है। इसकी वजह आप अगर अपनी सीमा को सुलझा लें, अक्साई चिन्ह तो हमने उन्हें लगभग दे ही दिया, उसमें उन्होंने रोड भी बना लिया। अब गलवान में आने का क्या मतलब है, हमने एक रोड बनाई है डोरबुक से दौलत बेग ओल्डी के लिए, तो ये रोड तो बनानी ही थी। कैसे नहीं बनाते हम। हर चीज पे ही अगर आपको चिढ़ मचे और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और आप उसको सह नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी परिपक्वता की निशानी नहीं है। आप एक बहुत महान देश बनने का दावा करते हैं
और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाएं और इस तरह की कार्रवाई करें, तो आपकी महानता कहाँ गई? हमारे बिल्कुल। शास्त्रों में क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का बिगाड़ो हरि को, जो भृगु ने मारी लात। तो ये क्या चीज, ये किस तरह की बेवकूफी है? और मैं तो इसमें एक बहुत मतलब सॉरी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हिंदी बोल रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द में छिछोरापन देखो सामरिक दृष्टि से। बिल्कुल ये कोई बहुत परिपक्वता की निशानी नहीं है जो चीन कर रहा है। और ऐसे हालात में देखिए, बॉक्सिंग में भी कहा गया है जब दूसरा बॉक्सर डाउन है तो आप वार नहीं करते। अगर पूरे विश्व में कोविड की महामारी फैली हुई और लोग उसके लिए चाइना को ही ब्लेम कर रहे हैं और आप ही ऐसा करना शुरू कर दें, तो आप क्या कमा रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल सर। और वाली कई सदियां हमारे अंतर मन में ये बात बस जाएगी कि चीनियों पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी स्थिति में हम विश्व में महाशक्ति की तरह उभर सकते? मतलब उभरे तो इस नजरिए के साथ उभरे कि लोग आपके, और चीन तो कहता है पीपल्स आर्मी, हम भारत की जनता आपके बारे में क्या सोचती है? आप सोचिए।